नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता। आज कहानी बॉर्डर पर स्कूल बच्चों को बचाने वाले बुलेट प्रूफ कवच की। जी हां, बीते 72 घंटे से एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से नापाक फायरिंग जारी है और इस बार पाकिस्तान ने स्कूली बच्चों को निशाना बनाने की साजिश रची, लेकिन देश के दुश्मनों की साजिश को पुलिस और आर्मी ने नाकाम कर दिया। कैसे, आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। पाकिस्तानी साजिश से निपटती बुलेट प्रूफ गाड़ी। बम बारूद के बीच बच्चों का रेस्क्यू ऑपरेशन। बुलेट प्रूफ गाड़ी ने बचाई मासूमों की जिंदगी। पाक बॉर्डर पर बारूद प्रूफ बंकर का कवच। फौलादी बंकर के आगे पाकिस्तानी बम फुस। एलओसी पर हिंदुस्तान का बंकर वाला कवच। बम बारूद की रोंगटे खड़ी कर देने वाली आवाज। पाकिस्तानी सेना की तरफ से एलओसी से सटे रिहायशी इलाकों पर मोर्टार दागे गए। खास तौर पर स्कूली बच्चों को टारगेट बनाया गया। उसी नापाक साजिश का सबूत है कैमरे में कैद ये तस्वीरें। स्कूल में बच्चे फंसे रहे और पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी की जा रही थी। बच्चों को सही सलामत निकालने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त आर्मी के एक बख्तरबंद गाड़ी में मौजूद है। ये वो गाड़ी है जो शेर मकड़ी इलाके में बने स्कूल, जहां बच्चे पाकिस्तानी गोलाबारी के बीच फंसे हुए हैं, उन बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू करवाने के लिए नौशहरा से निकली है। दरअसल बम और बारूद इस गाड़ी पर बेअसर है। यही वजह है कि बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए इस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ। आप देख सकते हैं कि फायरिंग के दौरान ये बच्चे कितने डरे हुए थे। जान बचाने के लिए बेंच के नीचे छिपे थे, क्योंकि किसी भी वक्त पाकिस्तानी गोले की जद में स्कूल आ सकता था। लेकिन सेना की बुलेट प्रूफ गाड़ी ने 217 बच्चों को सही सलामत सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। बहुत ही शेलिंग हुई और हमें बहुत ही डर लग रहा था। ऐसे लग रहा था हम यहाँ से नहीं बच पाएंगे। और पुलिस वाले आए, हम आर्मी वाले आए, उन्होंने हमें वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला। हम उनका बहुत बहुत थैंक यू करते हैं। हाँ, सभी रो रहे थे और छोटे छोटे बच्चे तो बहुत रो रहे थे, बहुत डर गए थे। वहाँ से भागकर नीचे बिल्डिंग गए तो फिर बहुत फायरिंग होने लगी, तो हम ऊपर बिल्डिंग में आ गए तो इतने हमारे पास ही बहुत फायरिंग हुई, तो फिर हम छुपे गए, नीचे लेट गए। तो यहाँ छोटे बच्चे बहुत रो रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें यहाँ से निकालो। इन बच्चों को यहाँ से निकालकर फायरिंग के बीच में से जो है वो रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर लिया जा रहा है। और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ा मददगार और सहायक जो अगर देखेंगे तो ये बख्तरबंद गाड़ी जो है ये सबसे ज्यादा मददगार साबित हुई है। बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से कई सेक्टर्स में मोर्टार दागे जा रहे हैं। ये वजह है कि स्कूली बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है, यानी रेस्क्यू टीम पहुंचने से पहले बच्चों को क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि एक जो है वो बम्बार्डमेंट शुरू हो गई है सरहद के इलाकों में, और ऐसे में छोटे बच्चों को प्लेग्राउंड से निकालकर अब क्लासों में सुरक्षित जगहों पर जो है वो लेकर जाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों को बताया गया है कि डेस्क के नीचे अपने आप का सिर और अपना शरीर जहाँ तक हो सके उसे डेस्क के नीचे अपने आप को छुपा लेना है। अब हम आपको बॉर्डर से सटे भवानी गांव की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को रिहायशी इलाके को टारगेट बनाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दरवाजों पर ताले लगे हुए हैं और लोग यहाँ से नदारत हैं। इतना डर था
कि कोई उम्मीद नहीं कि हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। ये तो भगवान ने ही बचाया है। देखो 9-10 घंटे फायरिंग हो जा सर, हम बेडरूम के नीचे ही बस बड़े रहे हैं, क्योंकि आगे पीछे तो जा नहीं, पानी पीने तक भी नहीं जा सके सर। तो मालिक की दया से ये फटा नहीं, अगर फट जाता तो फिर तो सर कैजुअल्टी होती। बहुत फायरिंग हुई भैया जी, बहुत मुश्किल से हमने जान बचाई है। घर की दीवार पर पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी के निशान मौजूद हैं और निशान इतने खतरनाक कि कंक्रीट और ईंट से बनी हुई दीवार को छलनी कर चुका है। ये पूरी की पूरी दीवार, जो घर में लोग मौजूद थे वो डरे सहमे, अभी भी उनके चेहरे पर जो है खौफ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। गांव का शायद ही कोई घर बचा हो जहां नापाक फायरिंग के सबूत नहीं दिखाई पड़ते। किस तरह से 120 mm के मोटार के जो गोले हैं वो फायर किए गए हैं। ये 120 mm का मोटार है, एक नहीं बल्कि दर्जनों के हिसाब से जो गोले हैं वो इस भवानी गांव और इसके आसपास में जो दागे गए हैं। यही वजह है कि एलओसी से सटे इलाकों में मोदी सरकार स्थानीय लोगों के लिए बंकर बनवा रही है। यकीन मानिए ये बंकर पाकिस्तानी बम और गोलियों को बेअसर कर देते हैं। आप ये भी जान लीजिए ये बंकर इतने महफूज क्यों हैं। ये बंकर जमीन के नीचे खोदाई कर बनाया गया है, यानी कि अंडरग्राउंड बंकर है। और इस बंकर के दीवार जो है तकरीबन 1.5 से 2 फीट तक ईंट और कंक्रीट से मिलाकर इस जो है बंकर को बनाया गया है। साथ में छत की मोटाई भी जो है वो आप देख सकते हैं कि इस छत की मोटाई जो है वो तकरीबन जो आम छत है उससे डबल रखी गई है। बाहर से आपने देखा कि कैसे बंकर की छत और दीवार को भेद पाना पाकिस्तानी बम और गोलियों के लिए नामुमकिन है। अब आपको इस खास बंकर के अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर क्या इंतजाम किया गया है। सबसे पहले बंकर के अंदर आपको ये एक गलियारा नजर आ रहा है। ये तकरीबन 5 से 6 फुट चौड़ा जो एक गलियारा है और अंदर आकर 2 कमरे पड़ते हैं। एक पहला कमरा अगर हम देखेंगे, यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं और कुछ इसी तरह से जब फायरिंग होती है तो लोग अपने घरों से निकलकर छुपते छुपाते, बचते बचाते इन कमरों तक, यानी कि इन बंकर के कमरों तक पहुंचते हैं और अपनी जान की रक्षा करते हैं। इस बंकर के अंदर 2 कमरे बनाए गए हैं और एक कमरे में एक साथ करीब 100 लोग छिप सकते हैं। दोनों कमरों को मिला लिया जाए तो 200 लोग एक बार में बंकर के अंदर शरण ले सकते हैं। बंकर में लोगों को रात के वक्त कोई परेशानी ना हो, इसलिए बाकायदा लाइट का इंतजाम किया गया है। साथ ही ताजी हवा के लिए वेंटिलेशन का भी बंदोबस्त है। अगर बात बाहर की करें तो आप देख सकते हैं खास तौर पर दीवारों के आसपास दर्जनों की तादाद में रेत और मिट्टी से भरे बोरे रखे गए हैं। ऐसा क्यों, ये आपको बताते हैं। मिट्टी की जो बोरियां हैं उनको यहाँ पर जो है वो सेट कर इस तरह लगाया गया है कि अगर बंकर के बाहर आकर गोला फटता है और उसके स्प्लिंटर इस पर लगते हैं तो इन स्प्लिंटर से भी किसी तरह का कोई नुकसान जो है वो इन बंकरों को ना पहुंच सके। जी हाँ, ये बोरे मोर्टार, बारूद और गोलियों का असर अपने ऊपर ले लेते हैं। बंकर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये वजह है कि सरकार की तरफ से बनाए गए इन बंकर्स में पहुंचने के बाद पाकिस्तान के गोली और रॉकेट भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते। फायरिंग के टाइम जब भी इधर आ जाते हैं तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ समझते हैं और गवर्नमेंट ने जो भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी काम किया है बहुत अच्छा है और इसमें हम बहुत अच्छा समझते हैं। सरकार ने जो अच्छी बनाए हैं हमारे लिए, बंकर बनाए हैं, ये अच्छी राहत देते हैं। हम जब फायरिंग होती है तो हम बंकर में चले जाते हैं। गांव वालों के मुताबिक चंद मिनटों में ही पाकिस्तान की तरफ से 50 से ज्यादा मोर्टार दागे जाते हैं। इसलिए बॉर्डर एरिया में इसी तरह के सैकड़ों बंकर बनाने का काम चल रहा है। यानी एलओसी से सटे इलाकों में बंकर का काम पूरा होते ही पाकिस्तान की तरफ से होने वाली नापाक फायरिंग से स्थानीय लोगों को डरने की जरूरत नहीं होगी। और अब कहानी झकझोर देने वाली यूपी के नसीम हत्याकांड की। 2 साल पहले मुजफ्फरनगर के नसीम का निकाह हुआ था। निकाह के बाद वो अपनी बीवी के साथ विशाखापट्टनम में बस गया, लेकिन कोई था जो उसका पीछा कर रहा था। कोई था जो एक खास मौके का इंतजार कर रहा था, और वो मौका था नसीम के बेटे का पहला जन्मदिन। यही वजह है कि जब 2 साल बाद बेटे का पहला बर्थडे मनाने के लिए नसीम अपने घर आया तो घात लगाकर बैठे कातिलों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या को अंजाम उस वक्त दिया गया जब नसीम के हाथ में बेटे का बर्थडे केक था।
बेटे का बर्थडे कैसे बना डैडी का डेथ डे? क्या है खूनी इंतकाम का केक कनेक्शन? बर्थडे पार्टी के पहले हुआ डैडी का मर्डर। वो बेटे का पहला बर्थडे नहीं मना सका। क्या है 1 साल के अब्दुल्ला की कहानी? दो साल के बाद नसीम और आयशा घर लौटे थे परिवार वालों के साथ बेटे अब्दुल्ला का पहला जन्मदिन मनाने के लिए। जश्न की पूरी तैयारी उस वक्त काफूर हो गई जब बर्थडे केक लेकर लौट रहे नसीम पर कातिलों का कहर टूटा। गोलियों से छलनी नसीम की मौके पर मौत हो गई। घात लगाकर बैठे कातिलों ने खास तौर पर इस वक्त को चुना जब नसीम के हाथ में बेटे का बर्थडे केक था। कातिलों की नसीम के साथ क्या रंजिश थी? आखिर कातिलों ने नसीम को उस वक्त ही मौत के घाट क्यों उतारा जब उसके हाथ में बेटे का बर्थडे केक था? क्यों कातिल नहीं चाहते थे कि नसीम अपने बेटे की पहली सालगिरह पर केक कटवाने के लिए जिंदा रहे? 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जिसकी कीमत कातिलों ने 1 साल के मासूम अब्दुल्ला के पिता को मौत के घाट उतार कर वसूली? झकझोर देने वाली ये दास्तान है नसीम और आयशा की। 2 साल पहले आयशा का नाम पिंकी हुआ करता था। दरअसल पिंकी ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर नसीम से लव मैरिज की थी, वो भी घर से भागकर। दोनों की लव मैरिज किसी को मंजूर नहीं थी क्योंकि एक हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से लव मैरिज करने का फैसला किया था। ऐसे में जान बचाने के लिए दोनों मुजफ्फरनगर से दूर विशाखापट्टनम में बस गए थे। जुलाई की बात है, इलाहाबाद कोर्ट से करा मैंने, तो पहले वैसे ही निकाह करा फिर कोर्ट से करा। सरकारी है, हम ऐसे थोड़ा ही हैं, गिरे पड़े ही ऐसे हद करी। इन्होंने गलती तो मेरी थी, उनकी थोड़ी कुछ गलती थी, मुझे मार लेते हैं। शादी के 2 साल बाद नसीम और आयशा भोकरहेड़ी गांव वापस लौटे। सोचा था कि वक्त के साथ सोच पर पड़ा पर्दा हट गया होगा, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। आरोप है कि आयशा के घर वालों ने ही साजिश के तहत नसीम को मौत के घाट उतार दिया, वो भी बेटे अब्दुल्ला की पहली सालगिरह पर, यानी 17 जुलाई को। वक्त दिन के करीब 11:45। जगह मोरना, मुजफ्फरनगर। बाइक पर सवार नसीम अपने चचेरे भाई कदीर के साथ घर लौट रहा था। नसीम के हाथ में बर्थडे केक था, लेकिन हत्यारे घात लगाकर बैठे थे। चौंकाने वाली बात यह है कि कातिलों ने पहले उसके साथ मारपीट की और फिर करीब से गोली मार दी गई। नसीम के चचेरे भाई ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हम गाड़ी लेकर आते पड़े थे, इन्होंने साइकिल जड़ा दिया हमारा, हम गिर के नीचे गोली मार दी इन्होंने। पुलिस के साथ लड़ गए? जी। कहाँ जा रहे थे तुम? हम घर जा रहे थे। दिन दहाड़े हुई नसीम की हत्या से लोग गुस्से में थे। मौके पर आई पुलिस ने जैसे ही डेड बॉडी को उठाने की कोशिश की तो लोग उनसे उलझ गए, धक्का मुक्की करने लगे। हालात बिगड़ते देख आला अधिकारियों को जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर एसएसपी पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर नसीम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 11:30 बजे उस समय हत्या कर दी गई थी जब वो अपने बच्चे के लिए, नवजात बच्चे के जन्मदिन के लिए केक लेने जा रहा था। तो उस पर ये 4 लोगों को नामजद किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगी हुई है। बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। नसीम के घर वालों ने नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में आयशा उर्फ पिंकी के 2 भाइयों को मर्डर का मुख्य आरोपी बनाया है। आयशा का कहना है कि लव मैरिज के बाद से ही उसे जान से मारने की धमकी मिल रही थी, लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं था कि एक दिन उसी धमकी को सच में बदल देंगे। यकीन करना मुश्किल है कि इज्जत के नाम पर उसके ससुराल वालों के दिल में नफरत की आग ठंडी नहीं हुई थी। वो इज्जत का बदला खून से लेना चाहते थे और सोमवार को नसीम की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। वारदात के बाद से ही आयशा उर्फ पिंकी के घर वाले फरार हैं। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। जल्दी ही आरोपी पकड़े भी जाएंगे, लेकिन उनकी सनक ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। 1 साल के अब्दुल्ला के सिर से पिता का साया उठ गया और कम उम्र में ही आयशा को उसके ही घर वालों ने बेवा बना दिया।
इंसाफ चाहिए मुझे, फांसी के फंदे पे चाहिए वे सब जितने मेरे शोहर को गोली मारी, इतनी बुरी तरह तड़पा के मारा उन्होंने। किस ने मारा? मेरे खुद के पापा है, मेरा भैया है बड़े वाला। शर्म भी आ रही उन्होंने पापा भैया कहते उन्होंने ऐसे करा। मेरे बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा कि 1 साल का बच्चा बर्थडे मना रही, इनको बना लेने। ये जरा से दुख दर्द नहीं था, इतने खुश रहते हम तो दोनों आपस में। विजय सैनी, इंडिया टीवी, मुजफ्फरनगर। और हमारे खास शो यकीन नहीं होता में फिलहाल एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद देखिए इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से एक झकझोर देने वाली तस्वीर आई है। हादसे में घायल एक परिवार बीच सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। दर्जनों गाड़ियां वहां से गुजरती रहीं, लेकिन किसी ने रुककर मदद करने की कोशिश नहीं की। लोग तमाशबीन बने रहे, वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने 5 साल के एक बच्चे और महिला को उठाकर अस्पताल नहीं पहुंचाया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आपको इस वीडियो से जुड़ी पूरी कहानी दिखाते हैं। इस धुंधली तस्वीर में एक शख्स सड़क के बीच बैठा है। गोद में 5 साल के बेटे का लहूलुहान जिस्म है और सामने पत्नी बेसुध पड़ी है। तस्वीर ऐसी है कि आपको दिखा भी नहीं सकते। इस धुंधले हिस्से में इसी मासूम का जिस्म अपने पिता की गोद में और ये महिला अपने पति के सामने आखिरी सांस ले रही है। मैं अपने साइड से चल रहा था भैया, मैं तो यार हम डोगरी से आ रहे भैया। अरे मेरी बीवी मेरा अंतिम चला गया। अरे उनने बोली थी कि बच्चा ना गाड़ी से, लेकिन मैं कोई बाप रे अंजू मेरी मेरा बच्चा यार, कितना बच्चा मेरी जान अरे बाप रे। बाप 2 भैया गए पीछे, पता नहीं कौन है भैया। एक सड़क हादसे के बाद 20 सड़क पर एक शख्स अपनी आंखों के सामने अपने कलेजे के टुकड़े को मरता हुआ देख रहा था। एक पति अपनी जीवन साथी को आखिरी सांसें लेते हुए देख रहा था, जिसके जिस्म पर एक खरोंच देखकर पिता विचलित हो जाता था। आज 5 साल का वही बेटा खून में सना था। एक ही पल में एक शख्स की दुनिया उजड़ रही थी। पत्नी और बेटे को अपनी धड़कनों से जान फूंकने की कोशिश करता एक लाचार शख्स रो रहा था। अरे शाकिर भाई, मेरे बच्चे दोनों चले गए, मेरी बीवी और बच्चा यार। 5 साल का एक छोटा सा बच्चा और एक महिला दम तोड़ रही थी। जिस पल में जिंदगी का एक एक पल कीमती था, उस वक्त वहां मौजूद एक शख्स के मोबाइल का कैमरा ऑन जरूर था, लेकिन वहां से गुजरने वाली गाड़ियों में ब्रेक नहीं लग रहा था। लोगों के लिए 2 खत्म होती जिंदगी सिर्फ एक दर्दनाक तस्वीर थी, जिसे किसी ने कैमरे में कैद किया तो किसी ने अपनी आंखों से देखा और अफसोस की भावनाएं लिए आगे बढ़ गया।